आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा इम्पैक्ट डाला। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। इस केस ने एक सवाल उठाया, क्या एक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला आदमी एमपी या एमएलए बन सकता है। पहले अगर कोई एमपी या एमएलए को कोर्ट से सज़ा मिलती थी तो वो अपील करके अपनी सीट बचा सकता था, पर लिली थॉमस केस ने ये पूरा सिस्टम को हिला कर रख दिया। ये केस एक लैंडमार्क बन गया क्योंकि इसने दागी नेताओं को डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये जजमेंट खाली लीगल सिस्टम के लिए नहीं बल्कि पूरी पॉलिटिकल दुनिया में एक रिफॉर्म का सिग्नल था। तो चलिए इसके बैकग्राउंड, जजमेंट और इम्पैक्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इंडियन पार्लियामेंट में काफ़ी एमपीज और एमएलए के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस होते हैं, जैसे कि रेप, मर्डर, करप्शन, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं और कानून बनाते हैं। इसका रीज़न था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 8। ये सेक्शन कहता था कि अगर किसी सिटिंग एमपी या एमएलए को कोर्ट से 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा जब तक वो 3 महीने के अंदर अपील फाइल ना कर दे। यानी जब तक अपील पेंडिंग है एमपी और एमएलए अपनी कुर्सी पे बना रहेगा। इसी लूप होल का मिसयूज़ करके क्रिमिनल लीडर्स पावर में बने रहते थे। इसके अगेंस्ट लिली थॉमस, एक सीनियर एडवोकेट, ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दी। सेक्शन 8 ऑफ आरपीए मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट डिस्क्वालिफिकेशन का रूल्स बताता है, अगर किसी पर्सन को सीरियस क्राइम में 2 साल या ज़्यादा की सज़ा मिलती है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर लड़ चुका है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन सेक्शन 8 एक एक्सेप्शन देता है सिर्फ एमपी और एमएलए के लिए। ये सेक्शन उनको कहता है कि अगर अपील पेंडिंग है तो सीट नहीं छोड़ी जाएगी। बाकी सिटीजन के लिए ऐसा कोई बेनिफिट नहीं था, उसको तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था। तो ये वायलेशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 का वायलेशन था। ये प्रोविज़न एमपी एमएलए को प्रिविलेज क्लास बना देता था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ था। इसी इशू को लिली थॉमस ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ बेसिक सवाल थे। पहला सवाल कि क्या सेक्शन 8 ऑफ आरपीए कॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरा बड़ा सवाल था कि क्या एमपी और एमएलए को अलग प्रिविलेज मिल सकता है कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन रुकी रहे। और तीसरा बड़ा सवाल था कि क्या पार्लियामेंट इस तरह के स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है जो आर्टिकल 14 के खिलाफ जा सके। और आखिरी सवाल, क्या सिटिंग एमपी और एमएलए को कन्विक्शन के तुरंत बाद डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। ये सब सवाल डायरेक्टली अफेक्ट करते थे इंडियन डेमोक्रेसी की इंटीग्रिटी। कोर्ट ने इस केस की हियरिंग जुलाई 2013 में की और जजमेंट दिया, बिल्कुल क्लियर और बोल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 10, 2013 को अपना वर्डिक्ट दिया। बेंच में थे जस्टिस ए.के. पटनायक और जस्टिस एस.जे. मुखोपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेक्शन 8 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं हो सकता जो एमपी एमएलए को नॉर्मल सिटीजन से ज़्यादा राइट दे। जिस दिन किसी एमपी एमएलए को कोर्ट से 2 साल या ज़्यादा की सज़ा होती है उस दिन से ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो अपील करता है तो वो पर्सनल लीगल राइट है, पर डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए कोई टूल नहीं मिल सकता। यानी कोर्ट ने क्लियर किया कि क्राइम करोगे तो आपकी सीट जानी पक्की है। ये जजमेंट एक बड़ा पॉलिटिकल रिफॉर्म बना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ को मेजर बेस बनाया। कोर्ट ने कहा एमपी और एमएलए भी कॉमन सिटीजन हैं, उनके लिए अलग लॉ नहीं हो सकता। ये भी बोला गया कि अगर पार्लियामेंट एक ऐसा लॉ बनाता है जो बेसिक स्ट्रक्चर को टच करता है या फ्री और फेयर इलेक्शन को डैमेज करता है तो कोर्ट उस लॉ को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। आरपीए का सेक्शन 8 एमपी और एमएलए को स्पेशल सीट दे रहा था जो अनजस्टिफाई था। इसके लिए ये प्रोविज़न अल्ट्रा वायरस इन द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया। कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया, नो वन इज अबव द लॉ। इस जजमेंट के तुरंत बाद पॉलिटिकल पार्टीज में हलचल मच गई। कई एमपीज और एमएलए जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई होने लगे, पर कुछ पार्टीज ने बोला कि ये डिसीजन जुडिशियल ओवररीच है। उनका आर्गूमेंट था कि किसी भी एमपी और एमएलए को अपील का टाइम मिलना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला डिस्क्वालिफिकेशन होने का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान का पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो गया। वो इंसान क्लीन चिट मिलने पर वापस इलेक्शन में लड़ सकता है, पर तब तक पावर में रहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये डिसीजन पब्लिक और सिविल सोसाइटी के लिए एक मेजर विक्ट्री था। इस केस के बाद कई हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन डिस्क्वालीफाई हुए। 2013 में ही आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने चारा घोटाला में सजा दी और वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो गए। इलेक्शन कमीशन को भी अब क्लियर गाइडलाइंस मिल चुकी थी और उन्हें ये पता था कि किस तरीके से कैंडिडेट को या किसी पॉलिटिशियन को डिस्क्वालीफाई करना है। उनके सामने रूल्स थे। पॉलिटिशियन को अब कोर्ट के सामने क्लियर रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी हो गया था।
ये डिसीजन इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स की तरफ एक मजबूत कदम था। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशरी के रोल को गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में दिखाया और ऐसे लैंडमार्क जजमेंट से ही पब्लिक ट्रस्ट इन लॉ और जस्टिस सिस्टम बना रहता है। कुछ लोगों ने जजमेंट को क्रिटिसाइज किया। उनका कहना था कि कई बार लोअर कोर्ट गलती से सजा दे देते हैं। अगर एमपी और एमएलए तुरंत डिस्क्वालीफाई हो गए और बाद में अपील में छूट गए तो उसका पॉलिटिकल कैरियर वेस्ट हो जाएगा। लेकिन कोर्ट ने बोला पब्लिक ऑफिस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका अधिकार नहीं। अगर किसी पर सीरियस कन्विक्शन हो गया तो वो पावर में रहकर सिस्टम का मिसयूज ना कर सके। इसलिए बेटर है कि वो सीट छोड़े और अगर बाद में क्लीन चिट मिलती है तो वो वापस पब्लिक सर्विस में आ सकता है। जस्टिस डिलेड इज डेमोक्रेसी डिनाइड, यही मैसेज कोर्ट ने दिया। लिली थॉमस केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है जिसमें जुडिशरी ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया अगेंस्ट अनजस्ट लॉ। ये केस हाईलाइट करता है कि पब्लिक सर्वेंट्स शुड बी क्लीन एंड अकाउंटेबल। कोर्ट ने प्रूव किया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में लूप होल्स को बंद करना ज़रूरी है। ये डिसीजन फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करता है। यूपीएससी एंड जुडिशरी एग्जाम के लिए ये केस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आर्टिकल 14, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आरपी एक्ट और जुडिशियल एक्टिविज्म सब इंक्लूडेड है। ये जजमेंट एक रिमाइंडर है, लोकसभा या विधानसभा एक क्रिमिनल शेल्टर होम नहीं है। पावर सिर्फ उनको मिलनी चाहिए जो क्लीन हो, ट्रांसपेरेंट हो और पब्लिक के लिए कमिटेड हो। अब आते हैं आज के सवाल पर। आपको बताना है कि इस केस का मेन आउटकम क्या था। ये है आपके सामने 4 ऑप्शन, आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रेटजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका कोई दूसरा पहलू भी है? इस दुनिया में 2 तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो खोए हुए हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। ये चैनल आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगी। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।